हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में हम लोग भूगोल विषय पढ़ रहे हैं और भूगोल विषय का जो किताब का नाम है वो है पृथ्वी और हमारा जीवन। पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत हम लोग अध्याय नंबर 11 तक पहुँच गए हैं। तो पाठ नंबर 11 क्या है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये भी मैं आपसे बात करूंगा। चैप्टर नंबर 11 का नाम है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो आपदा क्या है और आपदा का प्रबंधन कैसे किया जाए इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक बड़ा खास है जिसका नाम है भूकंप। भूकंप क्या होता है, भूकंप कब आता है, किन कारणों से आता है, और भूकंप के प्रकार की चर्चा करेंगे। और भूकंप के आने के पहले, भूकंप के आने के समय और भूकंप के आने के बाद क्या क्या होना चाहिए, इन सभी गतिविधियों पर भी चर्चा करने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। आप चाहे तो इन्हीं वीडियो को हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भूकंप से। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भूकंप होता क्या है। अगर हम लोग आम भाषा में कहें तो पृथ्वी का कंप कपाना या जलजला आ जाना ही भूकंप कहलाता है। अचानक से होने वाला पृथ्वी के अंदर का जो पृथ्वी के धरातल पर होने वाला जो कंपन होता है, जिसे हम लोग महसूस करते हैं, उसे भूकंप कहते हैं, या इसे शेकिंग ऑफ अर्थ भी कहते हैं। पृथ्वी का हिलना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन है, एकदम से होने वाला कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन के कारण होता है। दोस्तों, भूकंप का जो मेन कारण है वो है धरती के अंदर जो चट्टानें मिली हुई हैं, अगर चट्टानें लचीली है, कमज़ोर है, तो वो टूट जाती है और उनके टूटने की वजह से, चट्टानों के खिसकने की वजह से यह आकस्मिक कंपन आता है। बात ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको भूकंप में होता क्या ये देखना है तो इसका एक बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है। आपके घर में पानी की टंकी तो होगी जो छत पे लगी होती है, काले कलर की सिंटेक्स की टंकी आपने देखी होगी। वो जो काले कलर की प्लास्टिक टंकी होती है उसमें क्या करना है, उसमें शांत जब जल रहे हैं तो उसमें छोटा सा कंकड़ बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में फेंकना। जैसे वो कंकड़ गिरेगा और एकदम से वेव ऐसी उत्पन्न होगी चारों तरफ से। ऐसा कैसे भूकंप में होता है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसके चारों तरफ भूकंप के कंपन जो है वो महसूस किए जाते हैं। तो एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल जिसे आप कर सकते हैं, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा कि अच्छा भूकंप ऐसे होता है, ऐसे पूरी पृथ्वी हिलती है। आइए समझते हैं। यह प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से हो सकता है। बहुत सारे लोग भूकंप को केवल प्राकृतिक घटना समझते हैं। भूकंप प्राकृतिक घटना तो है ही, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों ने भी इसमें कमी नहीं छोड़ी। यानी पहले तक तो भूकंप को ऐसा कहा जाता था कि केवल ये प्राकृतिक घटना है, मानव इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मानव की कुछ गतिविधियों के कारण भी भूकंप आए हैं। आइए दोनों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राकृतिक कारणों की, तो प्राकृतिक कारण में यहाँ लिख देता हूँ कि किन प्राकृतिक कारणों से भूकंप आते हैं। जैसे नंबर 1, ज्वालामुखी अगर आ जाए तो ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आता है। तो फिर ज्वालामुखी है क्या? पृथ्वी के अंदर का लावा जब भूपर्पटी को तोड़ के बाहर निकलता है तो धरती हिलती है और उसे भूकंप कहते हैं। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा होता है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तन। प्लेट विवर्तन की वजह से भी भूकंप आता है। जब दो प्लेटों के बीच में टक्कर होती है तो टक्कर होने की वजह से एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, कभी कभार बाहर से टूट भी जाती है, और प्लेटों की जो खिसकने की वजह से जो कंपन होता है उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। मानव निर्मित की अगर बात करें हम लोग, मानव निर्मित भूकंप की बात करें तो परमाणु विस्फोट की वजह से हो जाता है। परमाणु विस्फोट। अगर मानव निर्मित भूकंप की बात करें तो परमाणुओं का जो परीक्षण करते हैं हम लोग, परमाणु विस्फोट कर लो या परमाणु परीक्षण करने पर भी परमाणु को जब ब्लास्ट होता है जमीन के अंदर तो उससे कंपन हो जाता है। भारत में भी किया गया था, हल्का फुल्का कंपन आता ही है। या फिर बड़े जलाशयों का निर्माण, जलाशयों का निर्माण। मैंने दो कारण बता दिए, इसका मतलब ये नहीं कि और कारण नहीं, और भी कारण है। प्राकृतिक कारण में कुछ कारण ऐसे ही माने गए जो कभी कभार हो जाते हैं, ऐसे बहुत रेयर होते हैं वो। जैसे ऊपर से उल्कापिंड का अचानक से गिर जाना, बड़े तौर पे एकदम से उल्कापिंड गिर गया मतलब धरती पे तो एकदम से गड्ढा करेगा, ब्लास्ट होगा और एकदम से कंपन हो जाए। लेकिन ये सालों में,
सैकड़ों सालों में कभी कभार देखा गया होगा, तो वो बहुत रेयर है, लेकिन ये तो बहुत कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो इन कारणों को पढ़ के हम लोग बोल सकते हैं कि भूकंप जितना प्राकृतिक है मानव निर्मित भी होता है। तो मानव निर्मित भी है और प्राकृतिक भी है। आइए इससे संबंधित कुछ तथ्यों की जानकारी लेते हैं। प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी क्रिया और विवर्तन अस्थिरता, ये तो मैंने बोला ही आपको। संतुलन स्थापना के प्रयास, वलन और भ्रंशन प्लूटोनिक या प्लेट टेक्टोनिक घटनाओं से होता है। भूगर्भिक गैस के रिसाव से भी जो है भूकंप आ जाते हैं। भूगर्भिक मतलब पृथ्वी के अंदर गैसों के रिसाव की वजह से भी जो है वो अस्थिरता आ जाती है, जिससे कि भूकंप के कंपन दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रीड। इन रीड ने एक थ्योरी दी थी जो काफ़ी काम की है। अच्छा, इनकी थ्योरी का नाम है प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मानो कि ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट पे क्या लगा रही है, वजन डाल रही है। तो ये प्लेट जो है, ये जो आपको काले रंग का स्टाइलर दिख रहा है, ये प्लेट है, उसको दबा रही है। तो हर एक चट्टान में लचीलापन तो होता है, हर एक चट्टान में ये मुड़ने की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, लेकिन एक कैपेसिटी के बाद क्या होता है, चट्टान टूट जाती है, ये मुड़ गई। इसके बाद मान लो ज़्यादा वजन है तो टूट गई। तो जब ये चट्टान टूट जाती है अपनी एक लिमिट के बाद, तो चट्टान अपनी पुनः स्थिति में आ जाती जहाँ से वो चली थी। चट्टान तो ऐसे आ रही थी, अब इसने दबाव डाला तो चट्टान मुड़ गई, लेकिन मुड़ने की भी तन्यता भी एक चीज़ होती है कि लिमिट तक ही होती है, तोड़ोगे तो हो जाएगी, वापस आ जाएगी। अब इसको ऐसे दबाया गया, ऊपर घर वर बना लिया आपने, जैसे टूटी वापस तो घर साफ। समझ में आया कुछ? ये था रिड का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। इसमें इन्होंने यही बोला है। दोस्तों, आपके पास रबर तो आपने देखा होगा, रबर को हम लोग खींच सकते हैं, आपने खींचा भी होगा बहुत दूर तक, लेकिन एक टाइम के बाद वो खिंचाता नहीं है। ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या आपको रबर इतना लंबा दिखेगा? नहीं, रबर वापस उतना ही छोटा हो जाएगा जितना वहाँ से चला था। तो हर एक वस्तु या हर एक चीज़ जिसमें तन्यता होती है, लचीलापन होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब लचीलापन खत्म हो जाता है तो टूट जाता है। टूटने के बाद पुनः अपने पुराने स्थिति में आने का प्रयास करता है। इसी को प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक चट्टान में तनाव सहने की एक क्षमता होती, ध्यान रखना, हर एक चट्टान में ये तनाव सहने की क्षमता होगी। ज़्यादा वजन डालोगे तो टूट जाएगी, ठीक है। और आगे समझते हैं इसमें। इसके पश्चात तनाव बल और अधिक हो जाए तो चट्टान टूट जाती तथा टूटा हुआ भाग पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है, और इस प्रकार चट्टानों में भ्रंशन की घटनाएं, क्रैक पड़ जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं चट्टान के, और भूकंप आ जाते हैं। तो भूकंप आने का जो सबसे अच्छा सिद्धांत, सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है, वो है प्रत्यास्थ पुनः चलन का सिद्धांत। एक बार फिर से वो लाइन बता देता हूँ, प्रत्यास्थ पुनः चलन का सिद्धांत, ये ध्यान रखना क्योंकि ये थ्योरी बहुत काम की है। कृत्रिम या मानव निर्मित भूकंप की बात करें तो मानवीय क्रियाओं की अवैज्ञानिकता के परिणाम होते हैं। इसके संदर्भ में विवर्तन में अस्थिरता आ जाती है, प्लेट जो है वो अस्थिर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सड़क बनाते समय कई बार पहाड़ों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। डायनामाइट लगाने से ब्लास्ट होता है तो भूकंप आ सकता है। कई बार खनिज को खोदने के लिए खनन की प्रक्रिया की जाती है और खनन की प्रक्रिया में भी भूकंप आ सकते हैं। बड़े बड़े बांधों का निर्माण, विशाल जलाशयों के निर्माण की वजह से भी भूकंप आ जाते हैं। यहाँ तक कि परमाणु परीक्षण करने से भी भूकंप आते हैं। ये सब मानवीय क्रियाएं हैं। थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा प्राकृतिक कारण और मानविक कारण में। भूकंप आने, देखिए भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ये पहले ही मैं आपको बोल दूं। भूकंप एक मात्र एक किसी प्राकृतिक आपदा है जिसका भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो अब इसको समझते हैं। लेकिन फिर भी भूकंप आने से पहले एक गैस की मात्रा बढ़ जाती है। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन नाम की गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और इस गैस की मात्रा वृद्धि होना उस प्रदेश में विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। ये ध्यान रखना, भूकंप के संकेत के रूप में किस गैस को माना जाता है, तो रेडॉन गैस को माना जाता है। ये बहुत काम की चीज़ है। लेकिन फिर भी मैंने क्यों बोला कि भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये रेडॉन गैस की मात्रा बहुत कम समय पहले ही इंक्रीज होती है, और ये भी नहीं पता चलता कि रेडॉन की मात्रा इंक्रीज हुई है तो कितना अर्थक्वेक आ सकता है, ये भी कंफर्म नहीं होता है। इस वजह से अर्थक्वेक का कभी भी जो है भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो ये जरूर है कि रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है कब आने पर, जब भूकंप आता है तो उससे पहले। तो भूकंप का आने का संकेत के रूप में रेडॉन गैस को समझा जा सकता है। तो अगर एक चीज़ तो ये कर सकते हैं, बहुत कम समय होता है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑटोमेटिक बंद किया जा सकता है।
जितनी भी ट्रेन वगैरह मेट्रो वगैरह चल रही है उसको बंद कर दो। हम लोग थोड़े से भूकंप के प्रभाव को कम कर सकते हैं, बाकी इसे रोका नहीं जा सकता, ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। भूकंपीय लहरें क्या होती है? जब भी भूकंप आता है तो भूकंप आने के साथ ही अंदर, देखिए भूकंप आता है तो जमीन के अंदर से शुरू होता है, तो जैसे ही भूकंप शुरू होता है तो लहरें उत्पन्न होती है। मैं जरा इसका डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। जब भी भूकंप आता है तो 3 प्रकार की लहरें उत्पन्न। पहले बात तो बता दूं कि भूकंप आता कहाँ पर है। ये पृथ्वी के 3 लेयर हैं, 1, 2 और 3। ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना की 3 चीजें हैं और लगभग 50 से 100 किलोमीटर की, 50 से 100 या 50-70 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप शुरू होता है। तो मान लो कि भूकंप यहाँ शुरू हो रहा है, इस जगह पर, यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो यहाँ से भूकंप शुरू होगा तो यहाँ आएगा। भूकंप जब भी शुरू होता सबसे पहले जिस जगह पर महसूस किया जाता है, ये जगह दिख रही है आपको यहाँ पर, इस जगह पर, इसको हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर, अधिकेंद्र। लेकिन जब भी भूकंप आता है तो सबसे पहले जो तरंग उत्पन्न होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पी तरंगे। ये पी तरंगे हो गई आपकी। जो तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होती हैं उन तरंगों को हम लोग बोलते हैं पी तरंगे, प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे, ऐसा बोलते हैं उनको। ये जबकि ये प्राथमिक तरंगे दूसरी तरंगे को एक्टिव कर देती है और उन दूसरी तरंगों का मैं चित्र बनाया जाता है, ये वाली। ये दूसरी तरंगे जो है आपकी ये सेकेंडरी वेव कहलाती हैं। इसको हम लोग एस वेव के नाम से भी जानते हैं, एस वेव के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया आपकी एस वेव। तो इसे तो मैं नाम दे रहा हूँ क्या, सेकेंडरी वेव या एस तरंगे, एस तरंग। और एक काली वाली को मैं नाम क्या दे रहा हूं, पी तरंगे, पी तरंग। जबकि पृथ्वी के धरातल पर जो तरंगे उत्पन्न होती है यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं एल तरंगे, और यही तरंगे लाती है भूकंप। अब कैसे काम करती है, क्या करती है, मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप चीज ये नोट जरूर कर ले कि 3 तरह की तरंगे उत्पन्न होती। कब? जब भूकंप आता है तो भूकंप आने के साथ ही 3 तरह की तरंगे होती हैं। एक है प्राइमरी वेव्स, जिसे हम लोग बोलते हैं पी वेव, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंग। दूसरी होती है एस वेव, जिसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे। और तीसरी होती है तृतीयक तरंगे या धरातली तरंगे बोलते हैं इसको, धरातल, धरातलीय तरंगे। ये 3 तरंगे ध्यान रखना। अगर इन 3 तरंगों को आपने समझ लिया तो आपका भूकंप का आधा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, भूकंप जो है पृथ्वी के कौन से हिस्से में आता है, तो शुरुआत ये होता है इस बीच वाले, सबसे पहले वाला हिस्सा, मतलब भूपर्पटी में। ये ध्यान रखना, भूकंप हमेशा भूपर्पटी से ही शुरू होता है और ये कभी मेंटल और कोर से नहीं शुरू होता है, भूपर्पटी से आना शुरू होता है। लेकिन 3 तरह की तरंगे होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे पी तरंगे सब जगह जा रही हैं, एस तरंगे अंदर नहीं जाती, क्योंकि एस तरंगे लिक्विड में सफ़र नहीं करती। और लिक्विड कहाँ होता है, ये जो बीच वाला भाग है ना, मेंटल, ये मेंटल में लिक्विड होता है। इस वजह से मेंटल में ये एस तरंगे काम नहीं करती हैं। मेंटल में क्या नहीं काम करती है, एस तरंगे काम नहीं करती है मेंटल में। ठीक है, तो 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। इनके चित्र भी यहाँ पर बने हुए हैं, खासकर पी और एस के। तो पी तरंगे जो होती है वो ऐसे चलती, कुछ ऐसे, मतलब सीधे सीधे चलती, ऐसे ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि तरंग कैसे चल रही है, तो ऐसे ऐसे गति करती है, ऐसे इस तरह से गति करती है ये। जबकि एस तरंगे जो होती है वो इस तरह से गति करती है, समझ रहे हो, कुछ इस तरह से। अगर मैं बोलूँ ऐसे जाना और इस तरह से जाना, तो अंतर तो हो गया। एस तरंगों जब ऐसी गति करेगी तो धीरे पहुंचेगी, और जो चीज़ सीधे जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी। तो इससे तो आप पता लगा ही सकते हैं कि सबसे फास्ट कौन सी होगी। पी तरंगे सबसे तेजी से जाती है, जबकि एस तरंगों की गति पी तरंगों से कम होती है, और एल तरंगे ऐसे ऐसे जाती हैं। समझ रहे कुछ, तीनों को खाली डायरेक्शन से समझना है। एक जाती सीधे ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं पी तरंगे। दूसरी होती है एस तरंगे जो इस तरीके से चलती है, और तीसरी धरातल पर जो आती है वो ऐसे ऐसे चलती है।
पृथ्वी कभी भी ऐसे ऐसे नहीं हिलती भूकंप में, ऐसे 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 हिलती है, ऐसे शेक होती है। भूकंप में ऐसे पृथ्वी हिलती है, इसमें घर बना हुआ है तो वो ऐसे हिल जाएगा और गिर जाएगा, तो ये शेकिंग ऑफ अर्थ कहलाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अब एक एक करके तीनों तरंगों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे कौन सी तरंग की? पी तरंग की बात करेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंग। अब देखिए इसमें क्या खास है, इन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग, जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए तरंग कैसी होती, इसका अगर हम लोग चित्र बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से बनेगा चित्र इसका। ये जो तरंग है इसका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। ये तरंगे इस तरह से कंपन करती हैं। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। तो अगर मैं बोलूं कि ये तरंगे ऐसे ऐसे जा रही, अब आपको दिख रहा है कि मैंने डंडे कभी पास लगा दी कभी दूर लगा दी, ऐसा ही होता है। एकदम से पास हो गया एकदम से दूर जाती है, तो ऐसे चलती है। केचुए की गति देखी कभी? ऐसे चलता है। केचुआ देखा है वर्मी, जो कि कभी कभार जमीन में मिट्टी में मिलता है, वो ऐसे एक जगह रहता है, लेकिन अंदर अंदर उसकी बॉडी में अंदर अंदर कंपन होता है, वो आगे बढ़ता है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा कि चल रहा है, लेकिन वो खिसक जाता है। सेम वैसे इसकी गति होती है, और इसकी गति होती है इस तरह से कुछ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पी तरंगे। ये क्या होती है? पी तरंगे गति। तो इसको हम लोग, हमने नाम क्यों दिया? ये काम की चीज है। अनुदैर्घ्य तरंग क्यों बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग वो तरंग होती है जिसमें पदार्थ की गति तरंग की दिशा में होती है। तो देखो इसमें पदार्थ की गति कौन सी है? पदार्थ की गति, पदार्थ किधर गति कर रहा है? इधर। और तरंग की गति, तरंग की गति भी बिल्कुल ऐसे हो रही है या ऐसे हो रही है। पदार्थ की गति भी ऐसे ऐसे हो रही है। इसका मतलब जब पदार्थ की गति तरंग की गति के समांतर हो, बिल्कुल जिधर वो जा रहा है उधर ही चल रही हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। इसीलिए इसका नाम अनुदैर्घ्य तरंग रखा गया है। और ये पी तरंग जो होती है तीनों माध्यम में चलती है। ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं, और गैस, तीनों माध्यम में चलती है। ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में होकर गुजर सकती है, और सबसे तेज गति इसकी ठोस में होती है। दोस्तों आपने लोहे का कुछ भी इंगल ले लो, या लोहे का कोई भी चीज ले लो, या आपके क्लास में अगर आप किसी बेंच पर बैठे हुए हैं, अगर वो लोहे की है, तो क्या करना, एक कोने पर किसी को हाथ रखवा देना और दूसरे कोने पर किसी पत्थर से या ऐसे जोर से मारना, एकदम से उसको वाइब्रेशन क्रिएट होगा। वो वाइब्रेशन क्या है? वो पी तरंगों की गति है दोस्तों, जिसमें आपको वो हिलता हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन तरंग तो पास हो गई ना। तो ये पी तरंग वैसे काम करती हैं, और इनकी सर्वाधिक गति कहाँ पर होती है? ठोस अवस्था में होती है। और एक और चीज, जो ध्वनि तरंगे होती, साउंड वेव्स, ये भी ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। इसलिए ये पी तरंगों को हम लोग साउंड वेव भी कहते हैं, इसे ध्वनि तरंगों के नाम से भी जानते हैं। आपने ये तो आप समझ गए होंगे। हम लोग मिनी जानकारी में इसको जरूर, इसका एक प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको कि कैसे गति करती है, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिलहाल तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई। मैं पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगों के बाद अब दूसरे तरंगे यानी एस तरंगों पे जाने की प्रयास करूंगा। अब आपको जैसे ही मैंने आपको अभी जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में एक डायग्राम बना के दिखाया था, पी तरंगे पूरे में आ रही है, मतलब पी तरंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस सब अवस्था में आराम से चल सकती हैं, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड कहाँ ज़्यादा होती है? ठोस में ज़्यादा होती है। दूसरी तरंगे होती है, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव। इसे क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंगे। एक एक शब्द का मायने है दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंगे का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो पी तरंगे होती है वो कुछ इस तरह से काम करती है, ऐसे। ये इसको मैं ऐसे बना दूं, इस तरीके से कुछ। ये इस तरह से चलती है। इसका मतलब ये दिख रहा आपको, ये। अब देखो अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब क्या होता है और अनुदैर्घ्य का मतलब समझ गए हम लोग, जहां पर एक इस दिशा में चल रही है, ये ऐसे ऐसे तरंग चलती है। इसका मतलब ये है कि पदार्थ की गति जो है वो कैसी है? ऐसी है। जबकि तरंग की गति
तरंग की गति कैसी है? ये तो बिल्कुल सीधी है। तरंग तो ऐसे ही जा रही है, आगे ही ट्रेवल करी, लेकिन पदार्थ ऐसे ऐसे चल के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब पदार्थ की गति और तरंग की गति एक दूसरे के कैसी हो? लंबवत हो। वहां पर कैसी थी? समांतर थी। यहां पर कैसी थी? परपेंडिकुलर है। अगर पदार्थ की गति तरंग की गति के लंबवत हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। इसलिए तो इस वेव को क्या बोला गया? अनुप्रस्थ तरंग। और ये द्वितीयक वेव केवल ठोस में चलती है, ठोस में। गैस और द्रव में बिल्कुल भी नहीं चलती, केवल ठोस से होकर गुजरती है, गैस और द्रव से नहीं चलती। ये प्रकाश तरंगों की भांति काम करती है, लाइट वेव की तरंग भांति काम करती है। दोस्तों लाइट जो होती है वो ठोस वेव में काम करती है। लाइट आपको ना तो लिक्विड में दिखेगी, आप चाहे तो अपने घर में टंकी है, एक बैटरी लो, टंकी में बैटरी को चला के देखो, आपको नहीं दिखाई देगा, भले रात में हो। आपको टंकी का जो बिल्कुल तली होगी उसको देखना है अगर, तो आप बैटरी का इस्तेमाल करके उसको देखोगे तो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन आपको तली नहीं दिखेगी। बात समझ में आई? लिक्विड में लाइट प्रवेश नहीं करती, गैस में नहीं करती, लाइट चलती है तो केवल ठोस में चलती है। इसलिए प्रकाश तरंगों के जैसे इस तरंगों को बताया गया है। उसको क्या बोला गया? पी को, ध्वनि तरंगे। ये पी तरंगों से धीमी होती है, क्योंकि जो सीधा भाग रहा है और जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है, तो पहले कौन पहुंचेगा? आप खुद बोल सकते हैं सीधा वाला पहले पहुंचेगा। इसलिए पी की स्पीड ज़्यादा होती है, एस की स्पीड क्या होती है? इससे थोड़ी कम होती है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारे तीसरी तरंगों के बारे में बात करेंगे। तीसरी तरंगों का नाम होता है एल तरंगे। एल का मतलब यहाँ पर इसको जो इंग्लिश नाम है वो है लव तरंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे। इसका नाम धरातलीय तरंगे इसलिए क्योंकि धरातल पर आती है। जिन तरंगों को हम महसूस करते हैं, भूकंप आता है और जिस तरंगों को हमने फील किया है वो यही तरंगे होती है। सबसे खतरनाक होती है लेकिन सबसे स्लो होती है। ये तरंगे देखो कैसी होती है, इसको बता दूं मैं। ये तरंगे कुछ इस तरह से होती हैं, इस तरह से तरंगे होती हैं। अगर आप समझ पा रहे हो तो इस तरह से, इसमें पदार्थों की गति ऐसे होती है। एक में तो हमने ऐसे ऐसे समझा, एक में हमने ऐसे ऐसे समझा। ये जो हो रही है इसको 3D में देखना, ऐसे 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 चलती है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे 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 तरती हिलती है। और एक कॉपी ले लो, कोई भी किताब ले लो, उसको ऐसे ऐसे हिलाओ, वो जो कंपन होता है ना, ये एल तरंगों की दिशा होती है। ये ना तो ऐसे ऐसे चलती है ना सीधी सीधी चलती है, बल्कि ये ऐसे ऐसे शेक होती है। और ये होती है आपकी एस तरंगे, एल तरंगे, जिन्हें धरातलीय तरंगों के नाम से जानते हैं। ये ठोस और जल दोनों से होकर गुजर सकती हैं, आड़े तिरछे धक्के मार करके। ये आड़े तिरछे धक्के मार के चलती हैं। अगर अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि ये भाई जल में भी चल सकती। कहाँ चल सकती? जल में भी। अगर मान लो मैं एक जगह खड़ा हूँ, मैंने भूकंप महसूस किया और बीच में तालाब है और तालाब के उधर एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी भूकंप के झटके महसूस हो गए। क्यों? क्योंकि भूकंप की जो तरंगे होती है, एस एल तरंगे होती है, ये जल में भी ट्रेवल कर जाएगी। क्योंकि भाई जल के नीचे तो स्थल है ना, अब तालाब के नीचे थोड़ी गहराई पे तो स्थल है, इसलिए वहां तक तरंग जो है आपको महसूस हो जाएगी। ये धरातल के ऊपर गति करती है और इनमें कंपन की गति जो है सर्वाधिक कंपन दिखाई देता है। लेकिन इनकी जो स्पीड होती है, जो स्पीड को हम लोग बोलते हैं गति जो होती है, सबसे धीमी होती है। ये बाकी दूसरों के प्रति धीमी होती हैं, लेकिन सेकंड में बर्बाद कर देगी। सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे अगर कोई होती है तो उन्हें एल तरंगे कहते हैं। नाम भले ही इनका लव रख दिया गया है, लेकिन ये बर्बाद कर देती है। जिस तरह लव बर्बाद कर देता है, वैसे ये तरंगे भी क्या कर देती है? बर्बाद कर देती हैं। बात समझ में आ गई? तीनों तरंगों को आपको आसानी से समझा दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की। जब भूकंप आता है तो क्या होता है? देखिए, मान लो ये आपका पृथ्वी हो गया। इस पृथ्वी में मैंने बोला कि 3 लेयर होती हैं। एक लेयर होती है ये बीच में ये, और इसके अंदर भी एक और लेयर होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी। इसे हम लोग बोलते हैं बीच वाले को मेंटल, और ये होता है आपका कोर। ये 3 चीजें होती हैं। मैंने बोला भूकंप कहाँ आता है? तो भूकंप आता है हमेशा भूपर्पटी में आता है। जिस बिंदु पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया गया हो, ये वाला बिंदु, जिस बिंदु पर क्षमा करें, जिस बिंदु पर भूकंप सबसे पहले स्टार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, या इसे एक और बोलते हैं भूकंप मूल भी बोलते हैं। भूकंप मूल बिंदु भी किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हाइपोसेंटर। और जिस स्थान पर अब ये लेयर यहाँ जाकर के आएगी और यहाँ पर सबसे पहले कोई इंसान खड़ा है वो महसूस करेगा, और जिस बिंदु पर सबसे पहले इंसान महसूस करता है उसको बोलते हैं हम लोग
केंद्र। ये दो चीजें पहली वाली हमारी है। पहली क्या है? भूकंप की उत्पत्ति केंद्र या फोकस किसे कहते हैं? भूकंप की उत्पत्ति केंद्र फोकस वह बिंदु जहां भूकंप की घटना का प्रारंभ होता है, वह बिंदु जहां भूकंप की घटना का प्रारंभ हो रहा है धरती के अंदर, उसको क्या बोल रहे हैं? फोकस बोल रहे हैं। और ये फोकस 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर गहराई तक होता है। और आपका ये जो भूपर्पटी होता है ये 100 किलोमीटर तक रहता ही रहता है, तो उसके नीचे मेंटल आता है। तो कहीं ना कहीं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की गहराई तक क्या आते हैं? भूकंप शुरू होते हैं। भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है? एपिसेंटर क्या होता है? हमने अभी बताया, जिस बिंदु पर महसूस किया गया। देखिए, भूकंप की उत्पत्ति केंद्र फोकस के ठीक ऊपर, फोकस ये हो गया, उसके ठीक ऊपर 90 डिग्री पे धरातल पर स्थित वह बिंदु, धरातल मतलब ये धरातल हो गया, वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंप को कोई इंसान महसूस करता है उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र या एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। तो जिस जगह पर महसूस किया जाएगा वहां सबसे ज्यादा भूकंप आएगा और उसके आसपास वो भूकंप जो है कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। सबसे कम भूकंप भी आएगा ना तो 50 किलोमीटर तक चलेगा, और सबसे बड़ा भूकंप भी आएगा तो 700 750 किलोमीटर तक भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। इतना बड़ा होता है भूकंप। बात समझ में आए? दोनों केंद्र समझ में आए? फोकस क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है? ये दोनों पॉइंट, ये फोकस, ये एपिसेंटर, तो दोनों को, एक को महसूस कर सकते हैं हम लोग, एक को नहीं कर सकते। और नीचे फोकस जैसे हुआ उसके कुछ समय बाद ही हमारे यहाँ पर भूकंप आ जाता है। एक चीज और बता दूं, यहाँ पर नहीं लिखी लेकिन मैं बताना चाहूंगा, इस एपिसेंटर के, ये एपिसेंटर दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे 180 डिग्री वाले लाइन पे देखो जरा, यहाँ पर जस्ट उसके नीचे 180 डिग्री लाइन पे यहाँ पर 21 मिनट बाद भूकंप के झटके आते हैं। 21 मिनट बाद भूकंप का झटका आएगा और इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग एंटीपोड, इसको बोलते हैं एंटीपोड। ये दुनिया का कोई भी कोना हो सकता है जो इस अधिकेंद्र से बिल्कुल 180 डिग्री पर होता है। यहाँ पर 21 मिनट बाद झटका महसूस किया जाएगा। जरूरी नहीं कि वो झटका उतना ही हो जितना यहाँ पर हो, लेकिन महसूस किया जाएगा। तो भूकंप इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ये समझिएगा आप। अब लास्ट चीज समझ लेते हैं इसमें, लास्ट चीज समझ लेते हैं, समघात रेखा है, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन का मतलब क्या होता है इसको समझा देता हूं मैं। मान लो फॉर एग्जांपल ये इंडिया का मैं मैप बना देता हूं, साउथ के आसपास कहीं भी, ये इंडिया के मैप में मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये मुंबई है आपका, ये गुजरात का भुज क्षेत्र मान लो, भुज गुजरात, यहां पर मान लो पुणे, पुणे हो गया, ये आपका चेन्नई हो गया और ये कलकत्ता हो गया, कलकत्ता। गुजरात में 2001 में भूकंप आया था, मान लो पुणे में 2005 में आया हो, यहाँ पर 2007 में आया हो और यहाँ पर 2022 में अभी आया मान लो कहीं भी। वैसे तो नहीं आना चाहिए, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो कि ये अलग अलग समय भूकंप आए। लेकिन कॉमन बात क्या है, भुज क्षेत्र में भी यहाँ पर मान लो 7.5 का भूकंप है, यहाँ भी 7.5 भूकंप है, यहाँ भी 7.5 का भूकंप है और यहाँ भी 7.5 का भूकंप है। अलग अलग समय हो भले ही, लेकिन अलग अलग स्थानों पर एक जैसी तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो इन सब भूकंपों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, इन भूकंपों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस नीली वाली रेखा जो आप देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसिस्मल लाइन या समघात रेखा है। अब वो जो मैंने पढ़ा है उसको शब्दों में पढ़ो जरा। यह भूकंपी तरंगों द्वारा उत्पन्न समान घात क्षेत्रों, मतलब प्लेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, समान तीव्रता वाले जगह को मिलाने वाली रेखा है। एक जैसी तीव्रता वाले भूकंप अलग अलग जगह आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अलग अलग टाइम पे भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जैसी तीव्रता अगर हो, उसको मिलाने वाली रेखा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समघात रेखा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसिस्मल रेखा। बात समझ में आ गई है? ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े दोस्तों, भूकंप को मापने वाले यंत्रों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिस्मोग्राफ के बारे में। सिस्मोग्राफ क्या होता है दोस्तों? ये कंप्यूटर मॉनिटर जैसा होता है जिस यंत्र पे भूकंप को मापा जाता है, देखा जाता है, भूकंप की जो रीडिंग मापी जाती है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप का अध्ययन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यंत्र, इसको मंत्र लिख दिया गया, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। यंत्र जो होता है, इक्विपमेंट होता है, उसको क्या लिखते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। यानी एक मॉनिटर मान लो, कंप्यूटर स्क्रीन जिस पे देखा गया कि कितना एक रीडिंग नोट करता है, वो ऐसी धड़कन की तरह चलता है और कितना इंटेंसिटी नापा गया, वो सब हम लोग उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं।
और इसमें दो स्केल का इस्तेमाल होता है, एक होता है मर्केली स्केल का इस्तेमाल होता था, पहले होता था, आजकल नहीं होता है। इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप उसके विनाशकारी प्रभाव के रूप में की जाती थी। कितना नुकसान हुआ, कितने घर टूटे, किस तरह का कितना विनाशकारी था, उसके आधार पर गुणात्मक मापन द्वारा मापा जाता था। लेकिन गुणात्मक मान गलत है ये, उससे अच्छा इंटेंसिटी मापो, कितनी तीव्रता का आया था, स्पीड कितनी थी, क्या तीव्रता थी, क्या इंटेंसिटी थी, वो सही रहता है। तो मर्केली पैमाना जो था ये पहले इस्तेमाल होता था, इसमें तीव्रता को मापा जाता था, लेकिन किसके आधार पर, विनाशकारी प्रभाव के रूप में गुणात्मक मापन किया जाता था। और इस पैमाने में ये पैमाने को प्रमाणिक नहीं किया गया बाद में। इसमें 12 अंक होते हैं, 1 से लेकर के 11 तक अंक इसमें होते हैं। अगर बात करें आजकल जो इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं रिचर स्केल या रेक्टर स्केल बोलते हैं। रेक्टर स्केल में क्या होता है, इसमें तीव्रता भी मापते हैं और परिमाण भी मापते हैं। तो इसमें भूकंप की तीव्रता और परिमाण दोनों मापा जाता है। इसमें 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं और आज तक का सबसे अच्छा सटीक माप देने वाला स्केल होता है। ये स्केल का मतलब क्या होता है, पैमाना। दोस्तों ये हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्केल, इसके जैसी स्केल होती है, इसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं 1 से 9 तक, बस इन पॉइंट को पढ़ते हैं और 1 से 9 तक की संख्या अंकित होती है और प्रत्येक अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना भयंकर होता है। मान लो 5 इंटेंसिटी का भूकंप आया, 5.0 का भूकंप आता है और 6 का इस साल आया, तो जिस साल 5 पॉइंट का आया था उससे 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होगा वो भूकंप। हर एक बिंदु अपने पिछले वाले भूकंप से 10 गुना तेज तीव्रता वाला होता है, इसलिए ये सबसे अच्छा पैमाना है और आज की तारीख में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मर्केली को तो याद रख, खाली नाम जरूर याद रख लेना, लेकिन वर्तमान में भूकंप को मापने के लिए किस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मर्केली स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी मर्केली स्केल ये जुड़ी होती है सिस्मोग्राफ से, यही स्केल बताती है, सिस्मोग्राफ में डिजिट 2 आंकड़े बताती है कितना तीव्रता का आया और इसका अधिक केंद्र कहाँ है। अधिक केंद्र से ही सबसे पहले चेक किया जाता है। जैसे कि 2015 में भूकंप आया था, अभी हाल ही में 2015 में एक बड़ा सा भूकंप आया था, नेपाल के काठमांडू में उसका अधिक केंद्र था और वहाँ से लेकर के दिल्ली विल्ली के आसपास के लोग क्षेत्रों तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का वैश्विक वितरण की बात करें तो दुनिया में भूकंप कहाँ कहाँ पर कितना कितना है, मतलब किन किन जगहों पर भूकंप आता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपने एक बात तो सुनी होगी कि भूकंप हमेशा वहाँ आएगा जहाँ पर प्लेट टकराएगी, और खासकर 2 प्लेटें जहाँ टकराती वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। और वो 2 प्लेटें कौन सी होनी चाहिए, एक तो समुद्र के अंदर की प्लेट, समुद्री प्लेट, महासागरीय प्लेट, एक होती है आपकी महाद्वीपीय प्लेट। जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती हैं, जिस जगह पर ये होगा वहाँ पर भूकंप सबसे ज़्यादा आएंगे। और दोस्तों दुनिया में ये प्लेटों की टक्कर जापान के आसपास ज़्यादा हो रही है और जापान को इसीलिए भूकंपों का देश कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप ही जापान के पास आते हैं। तो भूमंडल में अधिकतर भूकंप सागर और महाद्वीपों के मिलन बिंदु पर आते हैं, जहाँ पर महासागर का महाद्वीपों से मिलन होता है उन प्लेटों के मध्य आते हैं। और जैसे वलित पर्वतों के क्षेत्र जहाँ जहाँ पर ऐसे पर्वत बन गए हैं, देखिए ये यकीन मानिए जो हिमालय पर्वत है, जो अमेरिका का रॉकी पर्वत हो या फिर एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका की बात कर लो, दुनिया के बड़े बड़े जो पर्वत बने हुए सारे वलित पर्वत है, टक्कर से बने हैं, ऐसे टक्कर से बने हैं। तो जहाँ जहाँ टक्कर हुए वहाँ वहाँ भूकंप बिल्कुल आएंगे। तो वलित पर्वतों के क्षेत्र में महाद्वीपीय या महासागरों के मिलन बिंदु पर या विश्व के जहाँ जहाँ ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हैं या भ्रंश घाटी है वहाँ पर इस तरह के भूकंप दिखाई देते हैं। अब वितरण देखना है तो कहाँ ज़्यादा आते हैं वो ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा भूकंप दुनिया में प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में आते हैं। ये प्रशांत महासागरीय पेटी में आपका जापान आएगा, फिलीपींस आएगा, कैलिफोर्निया आएगा, चिली आएगा, इन देशों में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो विश्व के सबसे ज़्यादा 63% भूकंप का अनुभव किया जाता है इस प्रशांत महासागरीय पेटी में। और इस क्षेत्र को अग्निवलय के नाम से, रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। आग, यहाँ पर ज्वालामुखी भी बहुत ज़्यादा आती है इस वजह से। और इस क्षेत्र में चिली आता है, कैलिफोर्निया आता है, अलास्का आता है अमेरिका का, और जापान आता है। इसके अलावा फिलीपीन और न्यूजीलैंड जैसे देश भी आते हैं और इन सभी क्षेत्रों में ये भूकंप महसूस किए जाते हैं। तो जापान के साथ साथ फिलीपींस, अलास्का, चिली, कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड जैसे देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। और सबसे ज़्यादा में एक देश का नाम पूछे तो जापान लिख देना, क्योंकि जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं, जिसमें हमारा हिमालय भी आता है। दुनिया के 21% भूकंप यहाँ आते हैं, 63 तो वहाँ आते हैं, 21% भूकंप आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में, जो विश्व के 21% भूकंप के लिए जिम्मेदार है।
और यह पेटी मैक्सिको से शुरू होकर के अटलांटिक महासागर को पार कर, भूमध्य सागर को पार कर, और ये यूरोप का एक पर्वत है आल्पस पर्वत, ये इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया इन देशों में फैला हुआ, स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ से होते हुए ये रूस के काउकेशस माउंटेन से लगा के हिमालय तक, बात को हिमालय तक, और हिमालय के बाद भी अंडमान निकोबार तक ये जुड़ा हुआ एरिया एक तरह से, वहाँ तक के भूकंप जो आते हैं वो सब मध्य महाद्वीपीय प्लेटी, पूरा महाद्वीपों वाला एरिया। पूरा नहीं पढ़ो तो दिक्कत नहीं है, सारा ये सारा तामझाम हटा दो। आप तो केवल इतना याद रख लो कि यूरोप के आल्पस पर्वत से हिमालय पर्वत तक, आल्पस से लेकर के हिमालय पर्वत तक की जो श्रृंखला है, पूरी जितनी भी श्रृंखला है, जितनी भी पर्वत श्रृंखला, उन सभी पर्वत श्रृंखलाओं में भूकंप आने की संभावना होती है, और वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। भारत में यही कारण है कि भारत में भूकंप कहाँ आते हैं, उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। उत्तरी क्षेत्र मतलब जम्मू कश्मीर रीजन, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्यों आएंगे, क्योंकि यही रीजन हमारे उत्तर भारत का है और ये हिमालय वाला राज्य है। हिमालयी राज्यों में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। और आखिरी जो सबसे कम भूकंप जो आते हैं, सबसे आखिरी में बचा हुआ है मध्य अटलांटिक पेटिंग। बचे हुए जो भूकंप है 63%, 21% के अलावा जो बचे हुए भूकंप है वो अटलांटिक महासागर में आते हैं, वो भी बिल्कुल विषुवत रेखा पर स्थित अटलांटिक महासागर में, वहाँ भूकंप आते रहते हैं। लेकिन वो महासागर में आते हैं तो वहाँ पर भूकंप आते तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन हाँ, सुनामी जैसी चीज़ तो डेवलप हो जाएगी ना। याद रखना, जब जब भूकंप पानी के अंदर आएगा तब तब सुनामी बढ़ेगी। तो सुनामी का कारण तो भूकंप ही है मेन। अब बात करते हैं भूकंप का प्रबंधन। अगर भूकंप आ जाए, ठीक है, हमने इतनी सारी बातें कर ली, हम डर भी गए कि यार भूकंप इतनी खतरनाक चीज़ होती है, तो इससे बचा कैसे जाए, भूकंप से बचने के तरीके क्या है। तो आपदा से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, भूकंप आने से पहले ये सरकार को या जो भी समितियां बनाई जाती है इसमें सरकारी काम करेगी, और इंसान तो कोई, बाकी आम आदमी तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, सबसे पहले भूकंप संवेदी क्षेत्रों की पहचान करना चाहिए। अपने अपने देश में सबसे पहले ये पता लगा लो ना कि कौन सा एरिया भूकंप एरिया वाला हो सकता है। संभावित क्षेत्र जहां भूकंप सबसे ज़्यादा आ सकते हैं, जैसे भारत में उत्तर वाली बात हो गई, भुज क्षेत्र गुजरात का एरिया हो गया। तो भारत में भी क्या कर दिया हम लोगों ने, ग्रुप बना दिए, भूकंप वाले नंबर 1 ग्रुप, 2, 3, 4, सबसे ज़्यादा अति संवेदी, फिर कम संवेदी, फिर कम क्षति वाले, रिस्क वाले नंबर डाल के बोल दिया कि ये सबसे सेफ है। जैसे मध्य प्रदेश का बिल्कुल बीच वाला भाग सेफ पड़ा हुआ है, कुछ एरिया ऐसे जो सेफ है, बाकी कुछ एरियो में हल्के पल्के भूकंप आते हैं। तो सबसे पहले इन क्षेत्रों की पहचान कर लो, और संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंपीय घटना के प्रति नागरिकों को जागरूक करना चाहिए। नागरिकों को बताना चाहिए कि बड़े बड़े घर मत बनाओ, और घर बनाओ तो घर में रेट्रोफिटिंग करवाओ, या घर हल्के बनाओ। बांस के घर, आज भी जापान में बांस के घर बनाए जाते हैं, लकड़ियों के घर जो है कंपनियों को सहन कर लेते हैं, इसलिए बड़े बड़े घर बनाओगे, भूकंप आएगा, टूट जाएगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उच्च भूकंप संवेदी क्षेत्रों को मानव निवास से बचाना, जहां पर बहुत ही ज़्यादा भूकंप आते हैं, हर 2-4 साल में आ जाते हैं, वहां इंसान को जाने मत दो, इंसान को बसने मत दो। और बड़े बड़े बांध का निर्माण वहां पर रोकना चाहिए। इसलिए भारत में टिहरी बांध सबसे खतरनाक बना जाता है, जो उत्तराखंड में है। भाई पर्वतों के ऊपर बांध नहीं बनाना चाहिए, वैसे ही वहां पर भूकंप आते रहते हैं, तो भूकंप वाले एरिया में बांध नहीं बनाना, क्योंकि बांध भूकंप से टूट गया, भूकंप तो नुकसान करेगा, बांध का पानी टूटा तो बाढ़ आ जाएगी, बहुत सारे लाखों लोग बह के चले जाएंगे, तो कितना सारा नुकसान है, डबल नुकसान है। इसलिए भूकंप वाले एरिया में कभी भी बड़े बड़े बांध का निर्माण नहीं बनाना, क्योंकि वो बांध भी अपने आप में भार लगाएगा, वो चट्टान को तोड़ देगा, वो पहले से भूकंप आ रहा था वहां पर। भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करना चाहिए। ये भूकंप रोधी डिजाइन को हम लोग बोलते हैं रेट्रोफिटिंग, ये काफी चर्चा में होती है दोस्तों। रेट्रोफिटिंग ये चलती है, उत्तराखंड में तो करवाते भी हैं, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में करना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग रेट्रोफिटिंग। दोस्तों हमारे देश में बड़ी समस्या है, एक तो घर बिल्कुल पास पास है, चिपके हुए घर है, एक घर गया तो दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, ताश के पत्तों की तरह सब एक के साथ सब एक दूसरे को लपेट लेते हैं। लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए, हर एक घर के बीच में जगह होना चाहिए। दोस्तों पुराने गाँव के घर देखना आप, उन लोगों को भले ही भूकंप के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी हर घर के बीच में गलियारा छोड़ते थे, हर घर के बीच में गलियारा छोड़ते थे। वो गलियारा आपको भूकंप से बचाता था, क्योंकि आपका घर जब थोड़ा सा मुड़ेगा भूकंप की वजह से, तो वो साइड वाले घर को नहीं तोड़ेगा, ये एक के साथ एक सारे घर नहीं गिरेंगे। तो यही होता है, तो वो एक तरह से एक के बाद सब बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह गिर जाते हैं। तो पुराने लोगों को कुछ तो ज्ञान था इस बात का,
भले ही वो एक्सप्लेन ना कर पाए हो। तो ध्यान रखना, जो लोग गांव से वो ये बात समझ पा सकते होंगे कि आज आपको समझ में आएगा कि आपके घर में बचपन में जिस गली में कई बार बॉल चली जाती होगी, प्लास्टिक से क्रिकेट खेलते होंगे, मैंने भी खेला बचपन में, तो कई बार वो बॉल उस गली में चली जाती है, उस गली में जाने का रास्ता भी नहीं होता था। बड़ी बार सोचते थे हम लोग कि ये गली क्यों रखी, क्यों इस गली को बनाया, ज़बरदस्ती रखा दिया, हमारे सामान खो जाते हैं, कचरा पड़ जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ जाती हैं वहाँ पर। तो वो चीज़ें जो पड़ी हुई चीज़ें आपको यूज़ में भले ही नहीं आ रही, आपका नुकसान हो गया, लेकिन ध्यान रखना वो आज आपको समझ में आएगा कि वो भूकंप रोधी मकान का एक टेक्निक था जिसमें जगह छोड़ी जाती थी, गैप छोड़ी जाती थी, ताकि थोड़ा सा हमारे मकानों में 1 मीटर तक हम लोग झुक सकते हैं, ज़्यादा झुकेगा तो गिर जाएगा। रेट्रोफिटिंग में ये दिक्कत हो जाए, ये समस्या नहीं होती। रेट्रोफिटिंग में नींव हिल जाएगी लेकिन मकान नहीं हिलेगा। तो ऐसी कुछ भूकंप रोधी मकानों की डिज़ाइन बनाई जाती है। ऊँची ऊँची इमारतों के निर्माण पर रोक लगाना चाहिए वहाँ पर। भवनों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अच्छे प्रकार के सीमेंट का इस्तेमाल करो ना दोस्तों, अच्छी सीमेंट आती है आजकल। तो खराब सीमेंट की बजाय अच्छी सीमेंट का, अच्छी चीज़ों का, अच्छी सरिया का इस्तेमाल करोगे, शायद भूकंप से बच जाओगे। भूकंप आने की स्थिति में सामना करने हेतु नागरिकों को प्रशिक्षित करना, नागरिकों को समझाना कि भाई एकदम से अगर भूकंप आएगा तो आपको क्या करना चाहिए। पिलर होते उसके नीचे बैठ जाओ, टेबल के नीचे छुप जाओ, छोटा मोटा नुकसान होगा तो आप बच जाओगे, ऐसा कहा जाता है। या मैदानों में कहीं फटे तो लेट जाओ तुरंत, ऐसा कहते हैं। तो लेटने से भी कई बार फायदा हो जाता है। आपदा के दौरान क्या होता है, ये तो आपदा से पहले की बात होगी। आपदा के दौरान क्या होता है, भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठना चाहिए। बच्चों को सिखाया जाता है। अचानक से स्कूल में अगर भूकंप आ गया तो आप अपनी जो मेज है उसके नीचे तुरंत बैठ जाओ, आप बच जाओगे। कमरे के कोने पर खड़े हो जाने चाहिए। कमरे में जहाँ दरवाजा हो उस कोने में, या कमरे के जो कोने होते हैं ना, ऐसे जो कोने बने होते हैं उन कोने पे जाके खड़े हो जाओ, आप बच जाओगे। भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना और लिफ्ट का प्रयोग ना करें। सीढ़ी का या लिफ्ट का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय इसमें और ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है आपकी जान की। बिजली का मुख्य स्विच बंद कर दे, नहीं तो बिजली पूरे घर में फैल सकती है, करंट फैल सकता है। खुले स्थान की तरफ जाएं और हड़बड़ी ना करें। अगर आपके आसपास खुला स्थान है तो तुरंत भाग जाएं, भूकंप से आप बच जाओगे। और अगर आप खुले स्थान पर ही हो तो वहीं लेट जाएं, ये सिखाया जाता है। आपदा के पश्चात क्या होना चाहिए, अगर आपदा आ गई तो उसके पश्चात क्या करें, क्योंकि ज़रूरी है आपदा आने के बाद जो हो गया ठीक है, लेकिन उसके बाद कैसे लोगों को वापस रिहेबिलिट कैसे करें। मलबे में दबे हुए लोगों को खोज कर बाहर निकालना और उनका उपचार करना, अगर जिंदा बचे तो बिल्कुल हॉस्पिटलाइज करना उनको, ताकि जान बच जाए। प्रभावित लोगों हेतु कपड़े, भोजन, शुद्ध पेयजल, दवाई की व्यवस्था करने का काम सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार समय पर पहुंची तो आसपास के जो नेबर होते हैं लोग, उनको भी मदद करना चाहिए। दोस्तों, कोरोना के समय आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर इंसानियत थी, इसलिए उन्होंने बहुत सारे राहगीर लोगों को खाना खिलाया, रहने की जगह दी। यही तो समय है दोस्तों, बुरे वक्त में ये लोग ही तो काम करते हैं। अपनी इंसानियत को जगाना भी चाहिए, और जब आपदा झेल रहा है पूरा मानव समुदाय, तो कहीं ना कहीं हमको हेल्प करना चाहिए। प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहिए। जो लोग प्रभावित हो गए हैं वो मेंटली वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको पुनर्वास की ज़रूरत है, उनको ये चीज़ देना पड़ेगी। भारत में आए कुछ भूकंपों का अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ आपके टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, इसमें छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन भूकंप को अच्छे से समझना जरूरी है, इसलिए मैंने भूकंप को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। कांगड़ा में भूकंप आया था 1 अप्रैल 1905 में भूकंप आया था 8.6 तीव्रता का। काफ़ी बड़ा भूकंप था कांगड़ा में, और कांगड़ा के भूकंप में 20,000 लोगों की मौत हो गई थी भारत में 1905 में। इतना बड़ा भूकंप आया था। बिहार की और नेपाल की सीमा में 5 जनवरी 1934 को एक भूकंप आया था 8.4 तीव्रता का। इस भूकंप में 10,700 लोगों की मौत हो चुकी थी। सोचो कितने ज़्यादा लोग इसमें मर जाते हैं। कोयना महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पर 11 दिसंबर 1967 में 6.5 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, भारत में अभी तक सबसे ज़्यादा मृत्यु अगर किसी भूकंप में हुई तो वो भुज क्षेत्र गुजरात में 2001 में आया था। लातूर महाराष्ट्र में 30 सितंबर 1993 में भूकंप आया था 6.3 की तीव्रता का। इस भूकंप में 11,000 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, कई बार आप देख रहे हो कि कम तीव्रता में ज़्यादा मौत हो रही है, लेकिन वो जगह का फर्क पड़ता है, जगह में लोग कितने रहते हैं। भुज क्षेत्र गुजरात 26 जनवरी 2001 के दिन आया, 26 जनवरी के दिन आया था ये, और 8.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे 30,000 लोगों की मृत्यु अकेले गुजरात में हो गई थी। इतना बड़ा भूकंप था ये। और लातूर महाराष्ट्र में दोबारा आया था, क्षमा करें ये दोबारा लिख दिया गया, लातूर महाराष्ट्र में एक बार हमने पढ़ लिया वही 1993 वाला। इसके अलावा बचा हुआ आपका मानगन सिक्किम में एक भूकंप आया था 18 सितंबर 2011 को, 6.1 तीव्रता का आया था। इसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हुई।
अब देखो ये 6.8 तीव्रता में 100 लोगों की मौत हुई, वहीं पर लातूर में 6.3 का भूकंप आया लेकिन वहाँ पर 11,000 लोगों की मौत हो गई। फ़र्क क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र की जनसंख्या भारत में दूसरे नंबर पर आती है, सिक्किम में खाली 6 लाख जनसंख्या है। अब 6 लाख जनसंख्या आप सोच सकते हो 100 लोग इसलिए मृत्यु हुई क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, घनत्व भी तो मायने रखता है। तो हमने यहाँ पर कुछ खास बातों पर चर्चा की और आज का हमारा ये चैप्टर जो था, हमारा जो टॉपिक था भूकंप, इसे हमने बहुत अच्छे से ख़त्म कर लिया है। दोस्तों अगर आपको यूपी बोर्ड के सारे वीडियो सीक्वेंस में हमारे यूट्यूब पर नहीं मिल रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप 2-4 वीडियो देखने के बाद सब्सक्रिप्शन ले लो या पेड कोर्सेज ले लो। हम कभी भी बाई जैसा ऑप्शन नहीं रखते और न ही हम लोग कूपन कोड जैसी कोई स्कीम चलाने में विश्वास रखते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा इस बात का आश्वासन देता है कि हम 100% फ्री आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री आप कोर्स देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स बहुत सारे कोर्सेज चलाता है। हमारे कुछ मेन जो कोर्सेज हैं, मुख्य कोर्स कुछ इस प्रकार है, वो है CBSE इंग्लिश और हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड, इसके अलावा CUET की तैयारी करवाते हैं, IIT JEE और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड की तैयारी करवाता है। इसके अलावा हम लोग स्पोकन इंग्लिश, बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी भी करवाते हैं। SSC, RRB, UPSC और जेब और केप जैसी एग्जाम की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। तो अगर आपको हमारे चैनल बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट तो बिल्कुल छोड़ना है, साथ ही साथ हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।